क्या आप एक सैलरीड पर्सन हैं? तो आज का एपिसोड अपने फाइनेंसेस समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 अप्रैल से आपकी सैलरी, आपका टैक्स, आपकी फ्यूचर सेविंग्स तीनों में चेंजेस आने वाले हैं। वही जॉब, वही सीटीसी, लेकिन आपकी सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आपकी इन हैंड सैलरी में भी चेंजेस हो सकते हैं, जिसका असर आपकी जेब पर और आपकी रिटायरमेंट दोनों पर पड़ेगा। उसके साथ साथ कल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो जानेंगे और कौन से रूल्स में चेंजेस आने वाले हैं। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikantha and Candid. सबसे पहले बात सैलरी स्लिप की। अभी तक क्या होता था कि कंपनियां आपकी बेसिक सैलरी को कम रखती थी, मतलब आपका जो टोटल पे है उसका 25 से 40%। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी जैसे बेनिफिट्स आपकी बेसिक सैलरी पर डिपेंड करते हैं। बेसिक सैलरी कम रखो तो कंपनी का खर्च भी कम रहता है। लेकिन अब ये बदलने वाला है। नए रूल्स के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, इन तीनों को मिलाकर आपकी टोटल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। यानी कंपनियों को अब आपका सैलरी स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए। अब आपका बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस वो दोनों मिलाकर आपका 30,000 रुपए होता था। अब जो नया रूल आया है उसके अंदर कंपनी को आपका बेसिक पे प्लस डीए कम से कम 50,000 रुपए करना होगा, विच इज 50% ऑफ 1 लाख रुपीज। और क्योंकि जो ग्रेचुइटी और पीएफ में पैसा जाता है वो एक परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी होता है, इसीलिए उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपका बेसिक पे बढ़ गया, तो इसीलिए स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट सिंपल है कि आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और ग्रेचुइटी भी। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। जो पैसा अभी सीधे आपके हाथ में आता था, यानी इन हैंड सैलरी होती थी, वो थोड़ी कम भी हो सकती है कुछ केसेस में, क्योंकि अब ज्यादा पैसा प्रोविडेंट फंड में जाएगा। मतलब आज कैश फ्लो थोड़ा कम, लेकिन फ्यूचर के लिए सेविंग ज्यादा मजबूत। अब हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं, जहाँ थोड़ा फायदा भी और थोड़ी सख्ती भी। पहले 50% HRA एग्जेम्पशन सिर्फ कुछ मेट्रो सिटीज को मिलता था, लेकिन अब बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आपको भी मेट्रो जैसा HRA बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इसके साथ रूल्स भी सख्त कर दिए गए हैं। अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आप किसे रेंट दे रहे हैं, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट देना होगा, और अगर आपका सालाना रेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मकान मालिक का पैन देना भी ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं हुआ तो एम्प्लॉयर आपके सीधे TDS काट देगा आपकी सैलरी से और आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही डिपार्टमेंट अब ये भी ट्रैक करेगा कि कहीं आप अपने माता पिता या अपने भाई बहन को रेंट दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं रिटायरमेंट सेविंग्स की बात पर, जो चुपचाप बूस्ट होने वाली है। क्योंकि नए रूल्स के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, हमने अभी आपको पूरा मैथ समझाया था, तो आपका EPF कॉन्ट्रीब्यूशन भी और ग्रेचुइटी भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये कि आपकी आज इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका रिटायरमेंट फंड ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे कंपनियों का जो PF और ग्रेचुइटी पे कॉस्ट होता है वो करीब 5 से 15% तक बढ़ सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा असर IT, रिटेल, BPO और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखने को मिलेगा, जहां दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले बेसिक सैलरी कम रखी जाती थी। एक और चेंज है कि अगर आप जॉब छोड़ते तो आपको पैसों के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था कि आपने रेजिग्नेशन दिया तो 30 से 90 दिन लग जाते थे आपके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को आने में। लेकिन नए रूल के मुताबिक कंपनी को आपके लास्ट वर्किंग डे के सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर आपका सारा पेमेंट क्लियर करना होगा, चाहे आपने रिजाइन किया हो या आपको निकाला गया हो। अगर इसमें डिले हुआ तो आप लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं। अब जानेंगे ऐसी 4 चीजें जो आज ही निपटा लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे उन सरकारी स्कीम्स की जिनमें आपने पैसा लगाया हुआ है, जैसे PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि योजना। इन स्कीम्स को एक्टिव रखने के लिए हर साल एक मिनिमम अमाउंट डालना जरूरी होता है, जो 250 से 500 रुपए तक होता है। अगर आप ये मिनिमम अमाउंट भी नहीं डालते तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है, पेनल्टी देनी पड़ेगी और फिर बैंक के चक्कर अलग। तो बेहतर है कि 31 मार्च से पहले इसमें मिनिमम अमाउंट डालकर अपना अकाउंट एक्टिव रखें। अब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो आपके पास इस साल टैक्स बचाने का लास्ट चांस है। सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं, जिसमें PPF या लाइफ इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट आते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस पर मिलाकर 1 लाख तक की छूट ली जा सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल या उसके बाद करते हैं तो वो इस साल के लिए नहीं बल्कि अगले साल के टैक्स कैलकुलेशन में गिना जाएगा।
अब नेक्स्ट है कि अगर आप सैलरीड हैं तो अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का टाइम आ गया है। इसमें आपकी रेंट रिसीट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम की रिसीट और होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें आती हैं। मतलब अगर आप इन चीज़ों से डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने ITR में रिपोर्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपको अपने ऑफिस में इसके प्रूफ दे देने चाहिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सबमिट नहीं करते तो आपकी कंपनी ज़्यादा TDS काट सकती है। वो पैसा तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जब रिटर्न भरने के बाद रिफंड आएगा तब मिलेगा। मतलब अननेसेसरी कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है, वही बात है। अब बात टोल टैक्स की। टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट बंद होने जा रहा है, यानी अगर आप टोल देने पहुंचते हैं और आपके पास फास्टैग एक्टिव नहीं है या UPI आपका काम नहीं कर रहा, तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है और आपको वापस भी भेजा जा सकता है। इसीलिए आज ही चेक कर लीजिए कि आपकी गाड़ी में फास्टैग काम कर रहा है या नहीं कर रहा और फोन से UPI प्रॉपर्ली सेटअप है या नहीं। अब बात करेंगे कुछ और चेंजेस के बारे में जो 1 अप्रैल 2026 से होने वाले हैं। ये आपके क्रेडिट कार्ड, ATM और डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए हैं। मतलब रोजमर्रा की स्पेंडिंग भी अब थोड़ी अलग तरह से ट्रैक और चार्ज होने वाली है। 1 अप्रैल से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो अब टैक्स अथॉरिटीज की नज़र में आएंगे। नया रूल ही कहता है कि अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट नॉन कैश मेथड से किया या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में किया तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। साथ ही अब नया क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पैन देना मैंडेटरी होगा। और अगर आप पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी न हो उसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अलग अलग बैंक्स भी अपने थोड़े बहुत रूल्स बदलते रहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स पे। जैसे एक्सिस बैंक में एक बिग चेंज आने वाला है कि जो उनका एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में कैशबैक स्ट्रक्चर है वो बदलने वाला है। अब कैशबैक को बेस साइकिल अर्निंग से लिंक किया जाएगा और जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो, इन पर जो कैशबैक मिलेगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा बल्कि पार्टनर वॉलेट्स में क्रेडिट होगा। इसके अलावा जो 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स मिलती थी वो भी बंद कर दी जाएंगी। येस बैंक की तरफ से भी चेंजेस आए, जैसे कि खासकर यूटिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट्स पर। अब यूटिलिटी पेमेंट्स पर 1% प्लस GST चार्ज लगेगा, लेकिन तभी जब आपका मंथली स्पेंड एक लिमिट क्रॉस कर जाएगा। ये लिमिट अलग अलग कार्ड्स के लिए अलग है। जैसे प्राइवेट कार्ड्स के लिए 1 लाख रुपए, प्रीमियम के लिए 50,000 रुपए, बाकी कार्ड्स के लिए 25,000 रुपए। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट्स पर भी चार्जेस लगेंगे जब स्पेंडिंग 75,000 या 50,000 रुपए से ऊपर जाएगी और हर ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम 5,000 रुपए तक चार्ज लगेगा। अब ATM और UPI विड्रॉल्स की बात करते हैं। HDFC बैंक अब UPI बेस्ड कार्डलेस ATM विड्रॉल्स को भी मंथली फ्री लिमिट में इंक्लूड करने वाला है। यानी अगर आप ज़्यादा बार ATM से पैसे निकालते हैं तो फ्री लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है और उसके बाद हर विड्रॉल पर 23 रुपये प्लस टैक्सेस चार्ज देना पड़ेगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक कुछ डेबिट कार्ड्स के लिए डेली विड्रॉल लिमिट्स को रिवाइज करने वाला है। और आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी। RBI अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी जिसे 2FA बोलते हैं उसको और सख्त बना रहा है। इसका मतलब ये कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम एक डायनेमिक फैक्टर जरूरी होगा, जैसे OTP, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या डिवाइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन। बैंक्स और फिनटेक कंपनीज अब अलग अलग तरीकों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकती है, जैसे बायोमेट्रिक्स, टोकनाइजेशन, डिवाइस बाइंडिंग या रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ताकि फ्रॉड को कम किया जा सके। ये थे चेंजेस जो हो सकते हैं कल से। अगर इसमें आपको कुछ और भी ऐड करना है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।